हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। बायोलॉजी का जो हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसमें हम लोग बात कर रहे थे टैक्सोनॉमी के बारे में। कई सारे नाम हमने जिक्र कर दिए, जैसे आर एच विटकर, हिकेल साहब के बारे में हमने बता दिया, अरस्तू के बारे में हमने बता दिया। ऐसे कई सारे वैज्ञानिकों के नाम हमने ले लिए। चलिए अब हम लोगों को समझना है आर एच वेटिकर साहब का 5 जगत का वर्गीकरण। आर एच वेटिकर साहब ने 5 जगत वर्गीकरण को स्थापित किया है। ये चीज हमने कल बता दिया था, पिछली वीडियो में बता दिया था। आप लोग वीडियो एंड होने के बाद या फिर अगर आपने वो चीज नहीं देखा है तो आगे की चीजें हो सकता है आपको समझ में थोड़ी दिक्कत हो जाए समझने में। तो आप उन वीडियोस को पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। तो हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग 5 जगत वर्गीकरण में हम लोग मोनेरा के बारे में बात करेंगे। मोनेरा एक कोशिकीय जीव के बारे में बात करेंगे। समझिएगा कि जब हम बात करते हैं जीवधारियों की, बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जीवधारियों के बारे में पढ़ते हैं जिसमें जीवन है। ऐसे जीवों के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कि जीवन होता है। तो जीवन जिसमें है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैंने बताया था प्रोकैरियोट्स में, दूसरा यूकैरियोट्स में डिवाइड किया गया था। ये भी हमने पिछले क्लास में देख लिया कि जीवधारियों को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिवाइड किया गया। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक क्या होता है, तो सबसे पहले बात आती है कि प्रोकैरियोटिक्स वैसे होते हैं, वैसे सेल्स को कहते हैं जिसमें अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं। अनडेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब हुआ इसके जो केंद्रक होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, सम सेल ऑर्गेनल्स जो है वो अनअवेलेबल होते हैं। कुछ जो कोशिकांग मतलब कोशिका के जो अंग होते हैं वो भी अनअवेलेबल होते हैं। कहने का मतलब है वैसे कोशिकाएं जो कि अनडेवलप्ड होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। ये खास करके इस सेक्शन के अंतर्गत जो है, जो प्राचीन एंशिएंट वायरसेस या एंशिएंट बैक्टीरियाज आते हैं, एंशिएंट बैक्टीरियाज आते हैं। क्या आते हैं इसके अंतर्गत? एंशिएंट बैक्टीरिया। प्राचीन बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की या यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ होते हैं। मतलब इसके जो केंद्रक होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। वेल डिफाइंड कहने का मतलब है इसके केंद्रक पूरी तरह से विकसित होती है और इसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। इसीलिए इसको डेवलप्ड सेल भी कहा जाता है। ये कंप्लीटली डेवलप्ड होता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अगर हम तुलना करते हैं तो यूकैरियोटिक अधिक विकसित कोशिकाएं होती है। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत एक जगत को रखा गया है जिसका नाम है मोनेरा जगत। मोनेरा किंगडम जो है वो किसके अंतर्गत रखा गया है? तो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है। अब जो हमारा मोनेरा एक कोशिकीय है, मोनेरा एक कोशिकीय जीव जो है, इसको अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें, इसमें हम इतना समझ सकते हैं कि ये जो होते हैं, मोनेरा जो होती है, ये सबसे प्राचीन, जिसको कि साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया जो होता है हमारा, वो मोनेरा एक कोशिकी के अंतर्गत भी आते हैं। ये स्वपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं, ऐसे जीव है। आज हमें विशेषकर इसी के बारे में पढ़ना है, इसी जगत के बारे में पढ़ना है। लेकिन हम जो डिवीजन है 5 जगत का, उस डिवीजन को भी समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में 2 टाइप आता है, एक बहुकोशिकीय होता है, एक यूनिक सेल्यूलर भी होता है। अब बहुकोशिकीय और यूनिसेल्यूलर में डिफरेंस क्या होता है? तो बहुकोशिकीय मल्टी सेल्यूलर होता है और यूनिसेल्यूलर मतलब एक कोशिका से बना हुआ जीव। अब एक कोशिका से जीव अगर कोई बना हुआ है, इसका मतलब है कि उसका जो सारा कार्य होगा वो एक ही कोशिका के द्वारा संपादित होगा। मतलब उसके जितने भी कार्य होंगे वो एक ही कोशिका के द्वारा संपादित होंगे। तो यहां पर देखिएगा कि हमारे पास 2 पार्ट आ जाता है, बहुकोशिकीय और यूनिसेल्यूलर एक कोशिकीय भी कह सकते हैं।
इसके अंदर हमारा दूसरा जगत प्रोटिस्टा जगत आता है। मोनेरा प्रोटिस्टा जो जगत होता है वो इसी के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, प्रोटिस्टा जगत जो है वो किसके अंदर है? यूकैरियोटिक के अंतर्गत जो है वो आपका प्रोटिस्टा जगत आता है। उसके बाद बहुकोशिकीय में दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कोशिका भित्ति रहित सहित है और दूसरा कोशिका भित्ति रहित। अब कोशिका भित्ति रहित क्या होता है? तो जब हम सेल पढ़ेंगे तो सेल जो होता है बाहर में सेल मेम्ब्रेन होता है ना, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर में एक और लेयर होता है जिसको क्या कहते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल, ये सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। इसी सेलुलोज के बने सेल वॉल को यहां पर कह रहा है कोशिका भित्ति। मतलब जिसके कोशिका के बाहर में इस तरह का सेलुलोज से बना हुआ सेल वॉल होगा वो एक सेक्शन बन गया, और जिसके बाहर में सेल मेम्ब्रेन ही होगा, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन अवेलेबल होगा, वो हो जाएगा हमारा कोशिका भित्ति रहित। तो पहले चलते हैं कोशिका भित्ति सहित वाला, मतलब जिसमें कि सेल वॉल अवेलेबल है। तो एक आता है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करने वाले होते हैं, मतलब जो स्वतः अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। यहां पे बात आ गई स्वतः भोजन बनाने वाली बात। तो अगर हम बात करते हैं कोशिका भित्ति रहित जिसमें कि सेल वॉल होता है, सॉरी सहित वाली बात है, तो जिसमें सेल वॉल होता है उसमें दो सेक्शन में आता है। एक जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकता है, एक जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। अब फोटोसिंथेसिस कौन कर सकता है? तो देखा गया है प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले में जो कवक होता है, जिसको मशरूम कहते हैं, उस टाइप के जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी नहीं होते हैं, वो परपोषी होते हैं। दूसरों के ऊपर जो कार्बनिक सब्सटेंस होते हैं उसके ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं, इसीलिए उसको परपोषी कहा गया है। तो ऐसे जो कोशिका भित्ति सहित जो जीव है उनको रखा गया फंजाई फंगी सेक्शन में, जिसको जगत 3 नाम दिया गया। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण करने वाले जितने भी प्लांट हैं, जितने भी पादप जगत के जीव है, जिसके अंतर्गत जो है जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण करने वाले, इसका मतलब होता है क्लोरोफिल सहित, जिसमें क्लोरोफिल होगा जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, मतलब ये स्वपोषी होंगे। क्या होंगे? स्वपोषी, जो कि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं सूर्य की उपस्थिति में। तो ऐसे जगत को चौथे जगत में रखा गया है जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले होते हैं। उसके बाद पांचवा जो जगत है वो बहुकोशिकी के अंदर आता है एनिमल किंगडम या एनिमेलिया किंगडम। क्या कहते हैं? जगत 5 जो है एनिमेलिया किंगडम है, जिसके अंतर्गत हम लोग आते हैं। जो जीव जंतु हैं, जो बाघ कुत्ता बकरी समुद्री जीव, ऐसे जो जीव आते हैं वो एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत आते हैं। इसके भी कई सारे सब डिविजन्स हैं। यहां पर भी आप लोग सब डिविजन्स पढ़ेंगे, यहां पर भी आप लोग सब डिविजन्स पढ़ेंगे। तो पहले जो हम लोगों को स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है मोनेरा एकोशिकी से, जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से ये जो पांचों है वो आपको समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में क्या कहता है। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? मोनेरा जगत। आज जो हम लोगों को पढ़ना है मोनेरा के बारे में पढ़ना है, मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ना है। मैंने बताया था कि मोनेरा किंगडम जो है वो सबसे प्राचीन जीव इसके अंतर्गत रखा गया है, और जो कि प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों का होता है। सबसे प्राचीन सरल और प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। मतलब सबसे प्राचीन, जो सबसे पुराना जो बैक्टीरिया है उन सबको इसके अंतर्गत रखा गया है। जो सूक्ष्म जीव है, मैक्रोबियल्स है, उनको इसके अंतर्गत रखा गया है। तो याद रखिएगा मोनेरा जगत के अंतर्गत। तो आपसे अगर प्रश्न पूछता है मोनेरा जगत में किसे रखा गया है, तो याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को रखा गया है, सरल और प्राचीन जीवों को रखा गया है। ये पॉइंट आपके काम का है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका वीवीआई पॉइंट है। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं। उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। दूसरा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जैसे प्रोकैरियोटिक जीव जो है इसमें शामिल है।
कौन कौन से जीव हैं? तो याद रखिएगा, नील हरित शैवाल, जिसको कि साइनोबैक्टीरिया कहा जा सकता है, और कह सकते हैं हम कि फर्स्ट सूक्ष्म जीव ऑन अर्थ, पहला सूक्ष्म जीव जो अर्थ पर आया है या फिर जिसकी उत्पत्ति हुई है, वही है हमारा नील हरित शैवाल, जिसको कि साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इसी के साथ एक माइकोप्लाज्मा आता है, माइकोप्लाज्मा आता है। जैसे जो जीव हैं, जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव्स जीव जो हैं, वो शामिल हैं। इसमें सुस्पष्ट केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। कहता है इसके अंतर्गत सुस्पष्ट केंद्रक मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। मैंने बताया ना, इसके अंतर्गत जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए इसको क्या कहा गया? प्रोकैरियोटिक कहा गया है। और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी अनअवेलेबल है। जो ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, वो ऑर्गेनेल्स भी उसके अनअवेलेबल होते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है जो इस जगत के जीव हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, यूनिवर्सल है ना? क्या है ये? यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल कहने का मतलब है सर्वव्यापी है, मतलब सब जगह पर मिल सकता है, सब जगह पर ये अवेलेबल हो सकता है। ऐसी जगहों पर जहां पर कि जीवन की संभावनाओं की कल्पना भी मुश्किल होती है, वहां पर भी मोनेरा जगत के जीव पाए जा सकते हैं। कह सकते हैं गर्म झरनों में भी अवेलेबल हो सकता है, गहरे समुद्र में भी हो सकता है, बर्फ के अंतर्गत भी हो सकता है, मरुस्थल पे भी हो सकता है। मतलब ऐसे प्रतिकूल इन्वायरमेंट, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट्स में भी ये अवेलेबल हो सकते हैं। मतलब हॉस्टाइल एनवायरमेंट मतलब प्रतिकूल वातावरण, जहां पर जीवन की संभावना करना भी मुश्किल है, उस जगहों पर भी मोनेरा जगत के जीव अवेलेबल हो सकते हैं, पाए जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मोनेरा जगत के जो जीव है उसका पोषण की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी भी हो सकते हैं, और हमने बताया था कि ये परपोषी भी हो सकते हैं। स्वपोषी का मतलब हो गया कि ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं, खुद भोजन का संश्लेषण कर सकते हैं, या फिर ये क्या कर सकते हैं? दूसरों पर आधारित हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पर अवेलेबल हो सकता है और उसी को खा के अपना जीवन चला सकता है। तो क्या कहा कि मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं उसको अगर पोषण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। मतलब स्वपोषी भी हो सकता है और परपोषी भी हो सकता है। स्वपोषी मतलब स्वयं अपना भोजन बना के खाएगा, है ना? खुद बनाएगा और खुद खाएगा। लेकिन परपोषी जो है वो दूसरे पर आश्रित होगा कि वो बना के देगा तो खाएंगे। ठीक है? मतलब वो परपोषी भी हो सकते हैं, स्वपोषी भी हो सकते हैं, जिसमें कुछ स्वपोषी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं, बना सकते हैं, और अधिकांश जीव भोजन के लिए अन्य जीवों या मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया कि मृत चीजों पर ये अवेलेबल होगा। जैसे कि कोई मर गया जीव, वहां पर ये जन्मेगा, वहां पर अपना भोजन उसी जीव के शरीर से प्राप्त करेगा, उसी जीव से अपना भोजन जो है प्राप्त करता है। कहता है कि जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, उनके विभिन्न आकार के होते हैं। जो बैक्टीरिया है वो विभिन्न आकार के होते हैं। कोई गोलाकार होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, कोई दंडाकार होता है, तो कोई आपका कॉमा कॉमा टाइप का होता है। ऐसे डिफरेंट साइजेस के जो है आपके बैक्टीरियाज होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया विभिन्न आकारों में होते हैं। कोकाई या इसी को गोलाकार, गोला या अंडाकार भी कहते हैं। बैसिलस जो डंडाकार होते हैं, याद रखिएगा। कोकाई जो गोलाकार या अंडाकार होते हैं, और बेसिलस कैसे होते हैं? तो दंडाकार होते हैं। दंडाकार मतलब छड़ी, पाइप टाइप का, है ना, रड टाइप का, है ना। उसके बाद अगर विब्रो की बात करें, विब्रियो की बात करें, विब्रियो की, तो ये कॉमा के आकार के होते हैं, कॉमा के आकार के होते हैं, है ना। कॉमा मतलब इस टाइप का आकार होता है इसका, कॉमा के आकार का होता है। अगर हम बात करें स्पाइरल का, स्पाइरल की अगर हम बात करते हैं तो ये घुमावदार सर्पिलाकार हो सकता है, मतलब ऐसे ऐसे करके हो सकता है। एक कोकई जो होता है वो गोल होगा या अंडाकार शेप का होगा, एलिप्टिकल शेप का होगा, है ना। एक याद रखिएगा, कोकई हो गया, दूसरा बेसिलस हो गया, तीसरा विब्रियो हो गया, चौथा स्पाइरुला हो गया। ठीक है, ये चार आकार में जीवाणु आपके पास हो सकते हैं, मतलब जीवाणु के चार आकार हो सकते हैं, और जीवाणु की पहचान भी उनके आकार से ही होती है। पहला कौन सा शेप होगा? तो कोकाई होगा। कोकाई दिमाग में रखेंगे, कैसा होगा? कोकाई गोल होगा, गोलाकार होगा, अंडाकार होगा। अगर हम बात करते हैं बेसिलस की, बेसिलस कैसा होगा? तो वो
रड टाइप का होगा, पाइप छड़ टाइप का होगा। रड टाइप का मतलब छड़ों के आकार का होगा। अगर हम बात करें विब्रियो की, तो विब्रियो का जो आकार है वो कैसा होगा, कोमा के जैसा, कोमा जैसा नहीं होता है, वैसा ही आकार होगा। अगर हम स्पाइरला की बात करें तो घुमावदार होगा, थोड़ा घुमा हुआ होगा, है ना। ऐसे शेप्स होते हैं किसके, बैक्टीरियाज के। ठीक है, याद रखेंगे बैक्टीरियाज के डिफरेंट आकार होते हैं। इस पॉइंट को कोकाई, बेसिलस, उसके बाद विब्रियो और स्पाइरिला, ये 4 आकार में अवेलेबल होते हैं। अब अगर हम आगे बात करते हैं, इंग्लिश में भी आप लोग देखते चलेंगे। बैक्टीरिया कम्स इन द वैरायटी ऑफ शेप, कोकाई आर राउंड और ओवल, बैसिलस आर रड शेप्ड, विरियस आर कॉमा शेप्ड, स्पाइरिला आर कर्व्ड और स्पाइरल शेप्ड। These shapes are basic ways to identify and classify bacteria. ये आकृतियां जीवाणुओं की पहचानने और उनके वर्गीकृत करने के लिए मूलभूत तरीके हैं, मतलब कह सकते हैं बेसिक फंडामेंटल जो है वे होता है इसको समझने का या पहचानने का। सबसे पहला आता है आपका कोकस, या इसको कोकाई भी कहते हैं, कोकाई या कोकस। इसको देख लेते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। देखिए, कहता है कोकाई का आकार कैसा है, गोलाकार है, कैसा है, अंडाकार है ना। इसी को स्फेरिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फेरिकल कहते हैं, गोलाकार है, स्फेयर के शेप का है। तो याद रखिएगा, कोकई का आकार, जिसको हिंदी में कोकस कहते हैं, उसका आकार कैसा है, गोलाकार है, स्फेरिकल है और अंडाकार होता है। उसके बाद कहता है व्यवस्था कैसी होती है इसमें, अकेले भी हो सकता है, जोड़े में भी हो सकता है और श्रृंखलाओं में भी हो सकता है। श्रृंखला मतलब ऐसे एक के बगल में दूसरा, एक के बगल में तीसरा, तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह श्रृंखला में भी हो सकता है, 2 जोड़े में भी हो सकता है, अकेले भी हो सकता है और समूहों में भी हो सकता है। मतलब इस तरह से भी अरेंज्ड हो सकता है, समूहों में भी हो सकता है ना। तो व्यवस्था इसकी कैसी होती है, कैसा अरेंजमेंट होता है, तो याद रखिएगा, कोकई जो है अकेला भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, श्रृंखला में भी हो सकता है और समूहों में भी हो सकता है। अगर अकेला है, उसके बाद डिप्लोकोकी है, जोड़ा में है तो इसको कहेंगे डिप्लोकोकी, श्रृंखला में है स्ट्रेप्टोकोकी, स्ट्रेप्टोकोकी और समूह में है स्टैफिलोकोकी कहेंगे इसको, है ना। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, कोकस का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, देख लीजिए। स्टैफिलोकोकस ऑरियस, नाम क्या है, स्टैफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है, कोकस का एग्जाम्पल कौन सा है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जैसे जीवाणु कोकस के रूप में होते हैं। अब इसका डिफरेंट शेप देख लेते हैं, अंग्रेजी भी आप लोग देख लीजिएगा। दे आर स्फेरिकल और ओवल शेप अरेंजमेंट, दे मे बी फाउंड इन सिंगली, इन पेयर्स, इन चेन्स और इन ग्रुप्स। ग्रुप में भी हो सकता है, चेन्स में भी हो सकता है, पेयर में भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है। और क्या कहता है, बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है क्या है, स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ऑरियस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये इसका एक एग्जांपल है कोकई का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका इमेज देखते हैं, इमेज कैसा है इसका। देखिए, ये है आपका बैक्टीरिया जिसका डिफरेंट है। अगर आपका अकेला है, इस तरह का अगर कोकई है, सिंगल है, तो इसको कहेंगे मोनोकोकस। क्या है ये, मोनोकोकस, जो सिंगल है। मैंने क्या कहा, सिंगली भी है, डबल भी है और ग्रुप में भी है ना, चेन फॉर्मेट में भी है। ये देखिएगा, मोनोकोकस हो गया। डायप्लोकोकस मतलब 2 समूह वाला, 2 गो वाला डायप्लोकोकस। उसके बाद 4 गो वाला टेट्राकोकस, टेट्राकोकस। उसके बाद अगर हम बात करें जो ग्रुप्स में है, इसको सरचीना, सरसीना भी कहते हैं, सरसीना। ठीक है, उसके बाद अगर चेन में है, चेन में है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर समूह में इस तरह का पिरामिड का शेप बना रहा है, इस तरह का समूह में है, याद रखिएगा स्टेफिलोकोकस। अभी जस्ट हमने बताया था स्टेफिलोकोकस के बारे में। तो मेनली आपको जो समझना है, मोनोकोकस, डायप्लोकोकस, 1 वाला, 2 वाला, उसके बाद समूह वाला जो होता है आपका, है ना, स्टेफिलोकोकस, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस। इतना ही ध्यान में रखना है। बाकी ये भी टाइप होते हैं कोकई बैक्टीरिया के ही, स्फेरिकल शेप है, अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग समूह में ये अवेलेबल होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं।
देखिए बेसिलस की बात करते हैं, ये हमारा बेसिलस बैक्टीरिया है। ये जो बैक्टीरिया देख रहे हैं हम लोग, ये हमारा बेसिलस बैक्टीरिया। देखिएगा रड टाइप का शेप है, ये जो शेप है कैसा है, रड टाइप का शेप है ना, या चेन टाइप का शेप है ना। कहता है बेसिलस जो है उसका आकार कैसा है, ये लंबे छड़ी के आकार के होते हैं। किसके आकार के होते हैं, डंडा के आकार का। ये देखिएगा ये बेसिलस बैक्टीरिया है ना, ये कैसा बैक्टीरिया है, ये छड़ी के जैसा नहीं लग रहा, डंडा के समान। तो क्या है ये बेसिलस बैक्टीरिया लंबे होते हैं और छड़ी के आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं, छड़ी के आकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे कैसा आकार है, छड़ी का आकार है ना, ये बेसिलस बैक्टीरिया है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, इकोली जो है इसी का एग्जाम्पल है। इसी टाइप का बेसिलस बैक्टीरिया जो है इकोली का एग्जाम्पल है। और उसके बाद अगर हम बात करें बेसिलस का और एग्जाम्पल कौन सा है, तो बेसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्राइसिस जो है वो भी किसका एग्जाम्पल है, बेसिलस का भी एग्जाम्पल है। इसका शेप कैसा होता है, तो ध्यान से देखिएगा तो कैसा शेप है, रड के समान शेप है, छड़ के तरह समान स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसका नाम क्या है, बेसिलस। बेसिलस दे आर लॉन्ग रड शेप्ड, इकोलाई, बेसिलस एंथ्राइसिस, ये इसका एग्जाम्पल होता है। चलिए अगला देखते हैं। बेसिलस के बाद कौन सा था हमारा, विब्रियो। विब्रियो मतलब जिसका शेप कोमा के तरह है। इसका शेप कैसा होगा, कोमा के तरह। देखिए कैसे कहता है, आकार कैसा है, विब्रियो। अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या नाम है इसका, विब्रियो। विब्रियो जो है उसका शेप कैसा है, ये हल्के मुड़े हुए या कोमा के आकार के होते हैं। कोमा जो नहीं, फुल स्टॉप कोमा होता है, उसी कोमा के शेप का होता है, इस तरह का शेप होता है इसका। ठीक है, तो दे आर स्लाइटली कर्व्ड और कोमा शेप्ड, कोमा के आकार का या फिर स्लाइटली कर्व्ड होता है। और इसका एग्जांपल क्या है, विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी इस श्रेणी का एक उदाहरण है। विब्रियो कोलेरी जो है इसका एक एग्जांपल है, इस कैटेगरी का एग्जांपल है विब्रियो का। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है आपका, तो याद रखिएगा शेप है ना। विब्रियो जो है ये डिफरेंट शेप्स को डिफाइन करने का नाम है। अगर कोमा शेप का है तो उसको नाम क्या दिया गया, विब्रियो, है ना। तो अब आगे बात करते हैं। देखिए इसका शेप जो है वो शेप कैसा है, इस तरह के कोमा शेप का है ना, इस तरह का कोमा शेप है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, विब्रियो पड़ा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कौन सा है हमारा, तो अब है आपका स्पाइरिला। क्या नाम है इसका, स्पाइरिला। स्पाइरिला का शेप देखिएगा तो ये कैसा है, घुमावदार है। देखिए ये कैसा है, घुमावदार है ना। स्पाइरिला कैसा होता है, तो घुमावदार होता है। स्पाइरिला ये घुमावदार, सर्पिला और कुंडलाकार क्रॉक स्क्रू के आकार के होते हैं। कैसे, क्रॉक स्क्रू के आकार के होते हैं। कैसा होता है, क्रॉक स्क्रू के आकार के होते हैं, घुमावदार भी होते हैं। घुमावदार मतलब घुमा फिरा, कुंडलाकार, सर्पिलाकार या फिर क्रॉक स्क्रू की तरह होते हैं। स्पाइरिला नाम से ही ना स्पाइरल होगा, स्पाइरल होगा, है ना, घुमावदार होगा, स्प्रिंग टाइप का होगा। और क्या कहता है, दे आर कर्व्ड, स्पाइरल, एनुलर और क्रॉक स्क्रू शेप्ड होता है। इसके साथ साथ इसका एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है, स्पिरिलम विलेनस। स्पिरिलम विलेनस जो है इसका एक एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, स्पिरिलम विलेनस जो है इसका एक एग्जाम्पल है। मेरे ख्याल से आज के जो पॉइंट्स हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। कुछ पॉइंट्स यहां भी आप समझ लीजिए, इसको देख लीजिए जरा सा। जो मोनेरा जगत के जीवाणु होते हैं, कहता है जीवाणु मुख्यतः एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेल्युलर होता है। कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। कहता है कि ये अकेले या समूहों में पाए जाते हैं। ये अकेले भी हो सकते हैं या अथवा समूहों में भी हो सकते हैं। इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है ना। कैसी कोशिका भित्ति होती है, तो दृढ़ कोशिका भित्ति, रिजिड सेल वॉल होता है। किसमें, जीवाणु में जो है रिजिड सेल वॉल होता है, जो श्लेष्मक से घिरी होती है। किससे, श्लेष्मक से घिरी रहती है। इसमें केंद्रक, केंद्रिका तथा केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। क्या क्या नहीं होता है इसमें, केंद्रक, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसको प्रोकैरियोट्स में रखा गया है। पहले ही हमने बताया। अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं, जो हेरेडिटरी मटेरियल्स होते हैं, जिसको कि हम लोग डीएनए आरएनए कहते हैं, कहता है हिस्टोन रहित डीएनए। हिस्टोन जो है इसके जो क्या कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ है, उसमें हिस्टोन पदार्थ होता है। हिस्टोन रहित डीएनए होता है इसमें,
लेकिन केंद्रक है ही नहीं, ये खुले में रहेगा। और साथ में झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का अंतःप्रद्रवी जलिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कहते हैं, आदि जो है नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा जीवाणु जो होते हैं उसमें क्या क्या नहीं पाए जाते हैं। तो एक तो पहले आपका केंद्रक, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली, ये नहीं होगा। दूसरा क्या नहीं होगा, तो कहता है झिल्ली से घिरे कोशिकांग नहीं होंगे, झिल्ली से घिरे कोशिकांग नहीं होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा और गोल्गी बॉडी नहीं होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। ये सब इसके अंतर्गत इसमें नहीं पाया जाता, क्योंकि इसीलिए इसको क्या कहा गया, प्रोकैरियोटिक कहा गया। कुछ जीवाणु क्लोरोफिल पाया जाता है ना, क्योंकि हमने बात किया था जो मोनेरा जगत के जीव है वो स्वपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी होते हैं। तो स्वपोषी का मतलब है कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसके कारण से वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। तो इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, कुछ जीवाणु में क्लोरोफिल भी पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषणों होते हैं, है ना, जिसमें प्रकाश संश्लेषण भी होता है। जबकि अन्य जीवाणु जो है रसायन संश्लेषी होते हैं। कुछ जीवाणु जिसमें क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, और कुछ जो है वो रसायन संश्लेषी केमियो सिंथेटिक भी होते हैं, केमियो सिंथेटिक कहते हैं उसको, ठीक है, या पर पोषित भी होते हैं, है ना, मतलब दूसरे जीवों पर रहना, केमियो सिंथेसिस, या इसी को परपोषी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जीवाणुओं में एक या अनेक लंबी कशाभिकाएं या फ्लैजिला रहती है। मतलब अगर कोई सेल है, इसके बाहर में इस तरह का फ्लैजिला होता है, इस तरह का एक ऑर्गन होता है जिसको कि नाम दिया गया फ्लैजिला, है ना, फ्लैजिला रहती है। इसके अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे रोम होते हैं, इसमें फिम्ब्रेन भी होता है, अनेक छोटे छोटे रोम भी पाए जाते हैं। और ये बात याद रखना है कि सभी जीवाणु जो है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कुछ हमारे फायदे के लिए भी होते हैं, किसी से हमें बेनिफिट भी होता है, कुछ हमारे नुकसान के लिए भी होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो पॉइंट्स आज हमने बताए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आपको मोनेरा जगत को डिफाइन करने के लिए है ना। तो मोनेरा जगत को हमने पूरी तरह से समझा दिया। मोनेरा जगत से रिलेटेड जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको बना लेने हैं, ठीक है। और आपको जो भी पॉइंट्स हमने बताए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे कि इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं, तो आप इसको नोट डाउन भी कीजिए, नोट पेन पेपर लेके साथ में बैठा कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए अथवा नोट डाउन कीजिए। तब तक इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, और वीडियो में अच्छा लगे तो कमेंट भी आप लोग जरूर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक इस वीडियो को देखें, हमारे अन्य वीडियो को भी देखते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।